हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो आज हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे वो हाईलाइट कर दिया गया है और जो सेंटअप में पूछा है उसको भी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया वो सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। राजनीतिक दल में आचार संहिता की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। देखिए जो लिखा हुआ उसको तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन जो हम समझाएंगे उसको बेहतर तरीके से आप लिख पाइएगा। सबसे मेन बात हम पॉइंट आता है आचार संहिता क्या होता है। देखिए आचार संहिता इसलिए लागू किया जाता है जैसे कि अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और हम उसका सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहली बात ये चीज ध्यान रखना हो किसी धर्म या किसी समुदाय या किसी लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, या फिर लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो, या फिर किसी को पैसा जो होता है पैसे के दम पे हम वोट ना लें। इसीलिए आचार संहिता को लाया जाता है। आचार संहिता का नियम का जो उल्लंघन करता है उसको कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। आचार संहिता को अगर सिंपल वे में समझे अगर तरीके से, तो एक प्रकार से ये है कि जो राजनीतिक पार्टी जो चुनाव होता है उसको कंट्रोल करने का जो सारा काम होता है, उसको जो संयम में रखने का जो काम होता है वो सारा का सारा किसके अंदर में होता है? आचार संहिता के। इसीलिए आचार संहिता लागू किया जाता है। अब हम इसको एक वन लाइन में समझाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए अगर आचार संहिता हमको किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करवाना होगा तो हमको परमिशन लेना होगा किससे? प्रशासन से। प्रशासन मतलब पुलिस से या फिर डीएम से, जो कलेक्टर होते हैं, जो उस क्षेत्र के प्रशासन होते हैं, उनसे हमको पहले एक बार पूछना पड़ेगा कि सर हम इतने दूरी में यह प्रचार करवाना चाह रहे हैं। अगर वो प्रचार के लिए परमिशन देंगे तो वहाँ पे आप प्रचार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके कोई नेता आने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर बीजेपी दल से नरेंद्र मोदी जी हैं तो भले ही वो आएंगे लेकिन आपके प्रशासनिक विभाग से उनको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि जब तक वो परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो जो स्थानीय लोग होते हैं उनको हर्ट ना हो, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, किसी समुदाय को तकलीफ नहीं हो, इसीलिए ये लागू किया जाता है आचार संहिता। ठीक है, तो आचार संहिता का आप सिंपल वर्ड में आप मेरे तरीके से सब कुछ समझ गए कि आचार संहिता क्यों लागू किया गया। अब एक और लाइन में हम समझाने का कोशिश करें। आचार संहिता का मतलब राजनीतिक पार्टी में जो भी चुनाव होता है उसमें उसके नियमों का उल्लंघन ना करना ही, इसके लिए ही क्या लाया गया? आचार संहिता। और जो इसका उल्लंघन करते हैं, अब शब्द बोलते हैं या किसी जाति या किसी समुदाय को हर्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और साथ में 10,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, अब इसको हम किताबी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसे किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिसमें मौजूदा मतभेद बढ़े। मतभेद का मतलब क्या होता है? नफरत पैदा होना, यानी दोनों लोगों में दूरियां हो। ठीक है, मतभेद वो हुआ, ठीक है, दुश्मनी मोल लेना, वैसा मामला में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। या आपसी नफरत पैदा हो सकती है, या विभिन्न जाति या समुदाय, जाति मतलब क्या? लोग जो किस कास्ट से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, है ना, या धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा ना हो। ठीक है, ऐसी गतिविधियां शामिल होने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों भुगतान करना होगा। ठीक है बच्चा। अब केपीआर अधिनियम 1994 की धारा और 121, है ना, धारा 121 और धारा 145 केएमए के तहत इनको सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसको सजा मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुकराती बहुत ज्यादा करते हैं, पढ़ते पढ़ते भी जो ना अपने आप को समझते हैं बुकरात की नानी, तो यहाँ से निकल जाती हैं। ठीक है, उन लोगों का इलाज हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसी बच्चा जो पढ़ने में बहुत भूसकोल रहेगी लेकिन ठिर्री रहती है, समझ गए। और उसमें से एक हमारे यहाँ पे हमारे कोचिंग में भी कुछ बच्चा है जो ठिर्री कैटेगरी में है, तो वो सब क्या है ना, उस सब बच्चे को अवॉइड कीजिए। आप लोग YouTube पे है ना, तो आराम से पढ़िए। ठीक है, आराम से पढ़िए, जो समझा रहे उसको समझिए। लेकिन कुछ लोग है ऐसा जिसको बकतूती करना, समझ ना, एकदम अपने आप को समझते कि हम है बुकड़ात, वो हिटलर हेकरेगिरी किया निकल गई, जैसे लगता है कि इतना समझदार इंसान। आप पूछिएगा क्वेश्चन, तब क्वेश्चन का क्यों भी नहीं आता बोलने। क्वेश्चन का स्पेलिंग पूछिए तो क्वेश्चन का स्पेलिंग नहीं होगा बोलने हुए। स्पेलिंग का बात छोड़िए, क्वेश्चन में स्टार्ट किस लेटर से होता है वो भी नहीं पता होता है। लेकिन ओवर बुकड़ाती बहुत होता है। पेट में भूख लगता था, बहुत ये होगा, आंख में नींद आया तो सोने के लिए चले जाएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। चलिए छोड़िए, हटाइए, अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहानी चलिए। आदर्श आचार संहिता क्या है उसको समझिए। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियम को आचार संहिता कहते हैं। ठीक है बच्चा, यानी जो वो रूल बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आचार संहिता बोलते हैं। तो आदर्श आचार संहिता का अर्थ हुआ कि एक तौर तरीके से, एक नियम के तहत
जो चुनाव होता है जिसमें न दंगा फसाद कुछ ना हो, उसको बोला जाता है आदर्श आचार संहिता। ठीक है, अब आचार संहिता के कुछ नियम समझ लीजिए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल, सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक मनी होता है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल, यानी जो सरकार की तरफ से जो सरकार जो प्रोवाइड करती है वो सभी का आप यूज नहीं कर सकते हैं चुनावी प्रचार में। तीसरा है, किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थक को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। हमने पहले ही बताया कि प्रशासन से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। अगला है, किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन आजकल तो ये सब चीज का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली किन्हीं दो कठिनाइयों को लिखिए। सिंपल वे में समझिए राष्ट्रीय आय को। अब हमारे घर पे कोई आएगा आय का जनगणना करने के लिए, तो हम बोले नहीं वो तो है ही नहीं है, अभी बाहर में अब कमा रहे हैं इतना, हमको क्या मालूम कितना कमाते हैं, होगा इनकम 1-2 लाख रुपया सालाना। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते कहते एग्जैक्ट हमको डाटा तैयार नहीं हो पाता है, इस वजह से कभी भी राष्ट्रीय आय पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसको समझिए। राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ आने वाली कठिनाइयां हैं, जिसमें से पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़े का अभाव, यानी पूरा का पूरा आंकड़ा हमको एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है कि आखिर होगा कितना। दूसरा, सांख्यिकीय आंकड़े में हमेशा सटीकता नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है, सभी डेटा अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चौथा है, गरीबी रेखा में निर्धारण में संदेह होना। और अंतिम में है दोहरी जनगणना की जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब ही कि हम कहीं भी जाएंगे यार, जनगणना जब होता है तो देखिएगा उसको एग्जैक्ट डाटा कभी नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये राष्ट्रीय आय की कुछ कुछ कमियां हैं, मतलब कि वो पूरा नहीं हो पाती कभी भी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समवर्ती सूची को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन सब ऐसा ऐसा पूछे हुआ था जो मतलब लग रहा था भाई कहां से उठा के ले आया। चलिए देखिए, राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए 5 विषय में भार माप, शिक्षा, न्याय, प्रशासन और संविधान और भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी नागरिक संगठन शामिल होते हैं। और ये जो लाया गया था वो कहां से लाया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। ये कहां से आया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आपसे अगर पूछे समवर्ती सूची कहां से लाया गया, तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान था उससे लिया गया, भारत के संविधान में इसको फिर बाद में लागू किया गया। अब इसके कौन कौन से विषय हैं, तो विषय आपको याद कर लेना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा रह सकता है। तो बोलेगा शिक्षा जो है कौन सी सूची में आता था? समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची का जो विषय है वो कौन कौन सा है? शिक्षा, वन मतलब जंगल, आर्थिक नियोजन, मजदूरी, बिजली, स्वास्थ्य और कारखाना, ये सभी क्या समवर्ती सूची के लिस्ट हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नेक्स्ट नहीं है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम कराते जाएंगे। और पढ़िए, प्लीज पढ़िए, क्योंकि आप जो पढ़िएगा वही होगा पूरा। यहाँ पे तो हवाबाजी करने के लिए बहुत रहता है, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ ही बच्चा रहता है। तो प्लीज़ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी फाकाबाजी नहीं कीजिए, समय बहुत कम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।